नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रामबाण एकेडमी। भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, अब तक हम आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 2 टॉपिक बढ़ा चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ही तीसरा टॉपिक लेंगे। इसमें हम कुछ अवधारणाओं को क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, इसी का उल्टा होता है मुद्रा अस्फीति। ठीक, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इससे अलग हम मुद्रा अवमूल्यन भी पढ़ाएंगे। और विमुद्रीकरण के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके बाद जो इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भी लेंगे। तो आपको अगर पूरा समझना है तो वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत घबराते हैं। और एसएससी के टेस्ट में ये टॉपिक ऐसा होता है जिसमें से सवाल बनते ही बनते हैं। तो इसको पूरा समझकर चलना है भाई आपका। शुरुआत करते हैं। इन टॉपिकों पर हम आएंगे, उससे पहले एक आसान सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब हम बात मुद्रा की करते हैं तो मुद्रा में पहला एक नियम आता है, ग्रेशम का नियम। पहला नियम आता है ग्रेशम का नियम। तो भाई, ग्रेशम नाम के एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने एक नियम दिया कि बुरी मुद्रा यानी बैड करेंसी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। भाइयों, आप में से कुछ भाइयों के कमेंट्स आए कि आप ज्यादा चीजों को बोर्ड पर लिखा करें, तो इसलिए हम आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखने की। ठीक है, तो ग्रेशम ने नियम बताया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसमें आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो ये कि कौन सी मुद्रा किसको चलन से बाहर करती है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं करती। और ये दूसरा ये ध्यान रखना है कि किसने दिया ये नियम, ग्रेशम ने दिया। अब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद सर ने उल्टा बता दिया है। तो भाई, ये सीधा नियम है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है ये। हमने कहा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साथ 2 प्रकार की मुद्राएं चल रही हैं, जिनमें से एक बुरी मुद्रा एक अच्छी मुद्रा है, तो अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाएगी और कौन सी मुद्रा चलती रहेगी, बुरी मुद्रा चलती रहेगी। थोड़ा सा एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए भाई, मान लिया ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास है 1000 रुपए, जिनमें से इसके पास 600 रुपए जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और 400 रुपए इसके पास पुराने हैं। 600 रुपए के नोट बिल्कुल नए हैं, जिन पर अभी सिलवट भी नहीं पड़ी है, और बिल्कुल 400 थोड़े पुराने हैं। दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, इसके पास 1800 रुपए हैं, जिनमें से इसके पास भी कुछ नए हैं। 1800 में से 800 रुपए इसके पास नए हैं और इसके पास 1000 रुपए
पुराने हैं। ये जो शुरू में लिखा मैंने नए नोट, ये ऐसे हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जिन पर सिलवट भी नहीं पड़ी है। अभी एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है भाई। सपोज कीजिए ए नाम का व्यक्ति मार्केट में गया, ए गया बी के पास, चलो मार्केट छोड़िए, बी के पास गया। ए को बी से कोई सामान खरीदना है 300 रुपए का, तो ए ने बी से सामान खरीदा 300 रुपए का, तो ए जो है बी को पेमेंट करेगा 300 रुपए की। तो भाई ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, वो इन 600 को देगा या 400 को देगा? आप भी सोचिए, अगर आपके पास ये कंडीशन है कि एक बिल्कुल नए नोट है और एक थोड़े से पुराने हैं, तो ये टेंडेंसी होती है कि वो पुराने नोटों को सामने करता है, नए नोटों को जल्दी से नहीं देता वो। तो ऐसी स्थिति में 300 रुपए इसमें से देगा। अब इसके 300 रुपए और हो गए, 1300 रुपए हो गए इसके पास पुराने, 800 बिल्कुल नए हैं। अब बी जाता है सी के पास, उसको भी सामान खरीदना है, बी को सी से। उसने मान लिया 1200 रुपए का सामान खरीदा, तो वो कौन से देगा, नए या पुराने? पहले वो पुराने देगा, नए तब देगा जब पुराने नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में ए के पास नए मुद्रा भी थी, पुरानी मुद्रा भी थी, अच्छी मुद्रा भी थी, बुरी मुद्रा भी थी। ए ने बी को कौन सी मुद्रा दी? बुरी मुद्रा। बी ने सी को कौन सी मुद्रा दी? बुरी मुद्रा। अच्छी मुद्रा नहीं दी। तो इसी चीज को ग्रेसम नाम के अर्थशास्त्री ने बताया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, क्योंकि चलन में कौन घूम रही है? बुरी मुद्रा घूम रही है। अच्छी मुद्रा तो चलन से बाहर यानी जेब में पड़ी हुई है। भाई क्लियर हो गया? ग्रेसम ने क्या कहा? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक। दूसरी चीज मुद्रा। अभी हम क्योंकि बात मुद्रा की ही कर रहे हैं, तो मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मुद्रा के कार्य, पहला कार्य होता है, मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें हम, लेकिन मालूम होना चाहिए। मूल्य का मापक, मुद्रा यानी करेंसी के द्वारा ही हम मुद्रा का वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। मुद्रा यानी करेंसी के द्वारा वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं। जब मुद्रा एक प्रचलन में नहीं थी, जब वस्तु विनिमय हुआ करता था, वस्तु विनिमय का मतलब जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती है, वो वस्तु विनिमय होता है। तो प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय था, मुद्राएं अस्तित्व में नहीं थी, तो उस समय वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने में बहुत कठिनाई आती थी। आज आपको पता है कि भाई कोई सी चीज किस रेट में मिल रही है, किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा। चाहे वो डॉलर है, चाहे पाउंड है, चाहे आपका रुपया है, चाहे यूरो है। ठीक है, तो ये सब मुद्राएं हैं, करेंसी के द्वारा ही मूल्य का मापक होता है। आपको पता है कि भाई पेट्रोल 70 रुपए लीटर है या 80 रुपए लीटर है या 60 रुपए लीटर है, किससे निर्धारित होगा? मुद्रा में निर्धारित होगा। ठीक है, मूल्य का मापक किस, पहला काम है मुद्रा का। दूसरा काम है इसका कि संचय। मुद्रा का दूसरा कार्य संचय भी है। मुद्रा को संचित किया जा सकता है, जबकि वस्तुओं के लिए संचय करने में कठिनाई होती थी। स्थगित मूल्यों का भुगतान तीसरा कार्य है। तो मुद्रा यह कार्य भी कर सकती है कि जो हमारे लेन देन है वो भविष्य में भी उसका लेन देन किया जा सकता है, वो मुद्रा के द्वारा ही संभव है, जबकि वस्तु विनिमय में संभव नहीं था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का मापक और संचय, धन का संचय भी कह सकते हो आप। इन दो कार्यों में इसका महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे छोटे मोटे कार्य हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी आपको बताया ग्रेसम का नियम, मुद्रा के कार्यों में थोड़े से बताया हमने। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आता है, अभी हम बात कर रहे थे मुद्रास्फीति वगैरह की, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा का विमुद्रीकरण। ठीक है, तो देखिए भाई, पहले हम बात करते हैं अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्राओं के सापेक्ष, कोई भी दूसरे देशों की मुद्राओं के सापेक्ष
कम करता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरी देश की मुद्राओं के सापेक्ष कम करता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अवमूल्यन कहा जाता है। मूल्य, मुद्रा के मूल्य में कमी करना। अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्राओं के सापेक्ष कम करता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। उदाहरण समझते हैं अवमूल्यन में कि सपोज कीजिए $1 बराबर 70 रुपए है वर्तमान में। अभी मान लेते हैं, अभी थोड़ा ज्यादा चल रहा है लेकिन मान लेते हैं अभी ये $1 70 रुपए के बराबर है। अभी मान लिया इंडिया कहता है जी हम $1 के बदले हम 100 रुपए देंगे, तो इसका मतलब रुपए की कीमत घट गई किसकी अपेक्षा? डॉलर की अपेक्षा। तो इसका मतलब किसका अवमूल्यन हुआ है? रुपए का अवमूल्यन हुआ है। लेकिन यह काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका कहता है कि जी आज के बाद $1 का मूल्य 50 रुपए रह गया, तो इसका मतलब उस सरकार ने अपने डॉलर का मूल्य कम कर दिया है, तो यह डॉलर का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है भाइयों? तो जब कोई देश अपने मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्राओं के सापेक्ष कम करता तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। एक बात और भाई, हम दैनिक समाचारों में पढ़ते हैं कि आज डॉलर का मूल्य इतना घट गया, रुपए का मूल्य घट गया या बढ़ गया, ये सब जो पढ़ते हैं हम, ये मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो डॉलर और रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, माइनर उतार चढ़ाव होता है, उसको हम अवमूल्यन की कैटेगरी में नहीं रखते। वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता भाई। ये जब सरकार जानबूझकर करती है 10%, 20%, 25%, यानी कि एकदम से थोड़ा ज्यादा करती है, तो उसको अवमूल्यन कहा जाता है। अब बात आती है ये अवमूल्यन क्यों किया जाता है? इंडिया चाहेगा कि उसके रुपए की कीमत हो, लेकिन वो घटाना क्यों चाहेगा? भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार हुआ है। तो ऐसे हमारे देश ने अपने रुपए का मूल्य दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष क्यों कम किया? याद रखना, डॉलर के सापेक्ष होगा तो येन के सापेक्ष भी होगा, लीरा दिनार के सापेक्ष भी होगा, गिल्ट्रम के सापेक्ष भी होगा, शेकल के सापेक्ष भी होगा। सभी मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की कीमत घट जाएगी। लेकिन भारत क्यों चाहेगा कि ये हमारे देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्राओं के सापेक्ष कम हो जाए? तो अब सवाल बहुत अच्छा बनता है कि अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो अवमूल्यन करने का कारण है निर्यात को बढ़ाने, निर्यात यानी भाई एक्सपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, और आयात यानी इंपोर्ट। निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए या घटाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। किसी देश के निर्यात को बढ़ाने और उस देश के आयात को कम करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। बहुत से भाई अब कहेंगे कि ऐसा कैसे होता भाई? पहली बात आपको क्लियर करने चाहेंगे हम कि मुद्रा का अवमूल्यन कोई भी सरकार अगर करती है तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसे। अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो देश को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो अब पूरी कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि अगर हमने रुपए की कीमत घटा दी तो हम पर जो विदेशी ऋण है उसका भार बढ़ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो अभी हमें देखना है कि विदेशी ऋणों का भार कितना बढ़ रहा है और हमें इस मामले में जो हमारा व्यापार संतुलन है उसमें कितना फायदा हो रहा है। उस चीज की कैलकुलेशन के बाद ही अवमूल्यन करना है या नहीं करना इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है भाइयों? तो निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन होता है। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। छोटे से एक एग्जाम्पल से द्वारा देखते हैं। मान लिया इंडिया चाय बेचता है, विदेश में चाय को बेच रहा है। चाय की कीमत है इंडिया में 240 रुपए किलो। इंडिया के जो निर्यातक हैं वो जब थोक में चाय को बेच रहे हैं तो 240 रुपए किलो बेच रहे हैं। और
जो हमारा कॉम्पिटिटिव है चाय के मामले में, वो भी चाय को बेच रहा है, लेकिन वो 235 रुपए किलो बेच रहा है थोक मूल्य में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर क्वालिटी सेम है तो बहुत सारे देश 235 वाली चाय लेना पसंद करेंगे। वो महंगी क्यों लेंगे? क्योंकि 5 रुपए 1 किलोग्राम पर बच रहे हैं। ठीक है, तो वो टनों के हिसाब से जाएगी, मीट्रिक टन में जाएगी, तो वो इतना महंगा क्यों लेंगे? तो वो श्रीलंका से लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर भारत इससे कम बेचता है तो भारत को लागत में दिक्कत आ जाएगी, तो व्यापारी जो है इससे कम नहीं बेच सकते, तो इसलिए भारत का व्यापार चाय का कम हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो है वो अपने रेट में पड़ रहा है, उसको भारत को 240 अपने रेट में पड़ रहा है। अब होता क्या है कि ये जो 240 में है, तब मान लिया $1 बराबर 60 रुपए था, तो इसका मतलब $1 60 रुपए का 240 रुपए में कितने हो गए? $4। तो पहले जो चाय की कीमत थी भारत से अगर कोई खरीदता था उसको $4 में पड़ती थी, और श्रीलंका से खरीदता तो $3.9 में पड़ रही थी, $0.1 का फायदा हो रहा था उसको। अब होता क्या है, इंडिया वाले क्या करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं इस रुपए का। 60 रुपए का जो था अब 80 रुपए कर दिया, $1 80 रुपए का हो गया। अब $1 80 रुपए का हुआ, तो इसका मतलब अब 240 रुपए में अगर हम अपने किसी देश को 240 रुपए में सामान बेचेंगे तो उस देश को $3 पे करने पड़ेंगे। 80 रुपए के हिसाब से कितने हो गए भैया? $3। अब मान लिया अमेरिका हमसे चाय मंगा रहा है तो उसे अब $3 देने पड़ेंगे, पहले $4 देने पड़ रहे थे। इसको ले रहा था तो मान लिया ये कैलकुलेशन के बगैर भाई, इसको ले रहा था $3.9, क्योंकि उसकी श्रीलंका और उनकी जो करेंसी है उसका अलग मूल्य होगा, तो वो $3.9 में खरीद रहा था तो इससे खरीदता था। अब हम पहले 4 में बेच रहे थे, नहीं खरीदता था, लेकिन अब उसको वही हमारे व्यापारी को 240 में ही पड़ रही है, लेकिन उस विदेशी लोगों को क्या है, चाय सस्ती लगने लगी है क्योंकि $3 में हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सभी जो है यहां से व्यापार बंद करेंगे, भारत से खरीदना शुरू कर देंगे। हमारे व्यापारियों को भी फायदा होगा, उनको सस्ती लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा चाय खरीदी जाएगी, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। इसी तरह से वाइस वर्सा उल्टा भी होता है, जैसे निर्यात बढ़ा ऐसे ही आयात कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भारतीयों को देश में बनी वस्तुएं सस्ती लगने लगती हैं विदेश से लेने की अपेक्षा। तो भारत में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। अवमूल्यन का एक काम यह भी होता है। मैं समझता हूं आप क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है भाई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। एक होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। अब तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, डीमोनेटाइजेशन पूरा लिख लेना, डीमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण होता क्या है? अभी मोदी जी ने हजारों 500 के नोटों को बंद किया था, पुराने नोटों को, तो वो डीमोनेटाइजेशन तब चर्चा में आ गया था। तो विमुद्रीकरण का मतलब है जब कोई देश पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करता है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी की जाए। कैसी मुद्रा भाई? नई मुद्रा जारी की जाए तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। कोई भी देश जब पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी करेगा तो ये विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाएगा। अभी जैसे 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उनकी जगह पर नए 500 के नोट आ गए और 2000 के नोट आ गए, तो ये डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हुआ भाइयों। अब बात आती है कि विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, डीमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है। तो भाई जी, विमुद्रीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है काला धन। ब्लैक मनी जो होती है, काले धन को नियंत्रित करने के लिए विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काले धन को नियंत्रित, टू कंट्रोल द ब्लैक मनी, टू कंट्रोल द ब्लैक मनी या काले धन को नियंत्रित करने के लिए यह विमुद्रीकरण किया जाता है भाई। और भी छोटे मोटे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य यही है।
जैसे अभी हम बात करें लेटेस्ट में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका एक उद्देश्य ये था, लेकिन इससे अलग भी दूसरा उद्देश्य था कि भारतीय जो हमारा मुद्रा थी उसके नकली करेंसी बहुत आ गई थी बाजार में। उसको कंट्रोल करने के लिए, नकली करेंसी को कंट्रोल करने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। इससे अलग आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ये तो सभी जानते हैं कि भारत में नकली करेंसी की सप्लाई कहां से हो रही थी, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो मेन चीज आपको याद रखनी है, विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? काले धन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मुद्रास्फीति, इसलिए हमने इसको लास्ट में ले रहे हैं। पूरा देखना भाई, वरना समझ में नहीं आएगा। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं भाई। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों में भटक जाते हैं, तो आपको शब्दों पर भी ध्यान देना। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार, इंग्लिश में एक ही नाम है, इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो जब मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वस्तु का मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं भाई। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वस्तुओं का मूल्य बढ़ने का मतलब क्या है? महंगाई है। तो आप याद रख सकते हैं, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या भाई? महंगाई है। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार। थोड़ा और डीप चलते हैं अभी। ये तो एक लाइन क्लियर होगी, वस्तुओं की कीमत बढ़नी। लेकिन अभी थोड़ा और करते हैं, इसको हम कह सकते हैं वस्तु और सेवा। याद रखना, सेवाएं भी आएंगी इसमें। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि, मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है भाई। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कि वस्तु और सेवा के मूल्य में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है भाइयों आपको, कि वस्तु और सेवा के मूल्य में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कह सकते, इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उदाहरण छोटा सा समझते हैं। मान लिया आर्थिक मंदी आ गई किसी देश में, बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी आ गई, कोई चीज जो 100 रुपए की थी वो 20 रुपए में मिलने लगी, और थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, 100 रुपए से 20 रुपए पर आ गई, और थोड़ा सा जो है मांग में इधर उधर परिवर्तन होने से पता चला कि 20 से 22 हो गई। तो इसको तो हम मुद्रास्फीति नहीं बोल सकते ना, हल्का फुल्का जो चेंज होगा। इसीलिए लगातार वृद्धि होती है। थोड़ा और बढ़ते हैं, इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्लियर है, वो तो हो ही जाएगा। परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये कैसे होता है, इसको भी थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमिक्स में डरते हैं, और मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करना चाहता हूं जिनसे आपको डर लगता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, इससे डरना छोड़ देंगे। हमारे 3 वीडियो हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए,
अभी तीसरा वीडियो है ये, पुराने 2 वीडियो देखने हैं तो आप आई बटन में देखिए, एक यहां पर आई बटन देखिए, एक 2 मिनट बाद भी मैं आई बटन लगाऊंगा, उसमें भी इकोनॉमिक्स का लगा दूंगा मैं, तो इकोनॉमिक्स के सभी वीडियो देखिए भाई, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से देखना, समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप रट नहीं सकते भाई। हिस्ट्री रटी जा सकती है, हालांकि समझना उसी में भी कामयाब है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत रट सकते हो आप, ये बिल्कुल रट नहीं सकते आप, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, मुद्रा की परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, उदाहरण छोटा सा समझते हैं। मान लिया कोई भी एक वस्तु ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं, आलू का रेट है 20 रुपए किलो। अभी 20 रुपए किलो में आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप कितने आलू लेते हैं? 5 केजी। आप 20 रुपए किलो से के रेट से आप 100 रुपए में 5 किलो आलू लेते हैं। अभी क्या हुआ कि मुद्रास्फीति हो गई, यानी महंगाई हो गई। महंगाई हो गई तो 20 रुपए की जगह इसका रेट हो गया 25 रुपए। अब वो उतने रुपए में आप कितने खरीद पाएंगे? 4 केजी। यानी 100 रुपए की पहले पावर थी 5 किलोग्राम आलू खरीदने की, इसकी क्रय की शक्ति थी 5 किलोग्राम आलू के बराबर, और अब मुद्रास्फीति होने से 4 किलोग्राम खरीद पाता है, तो इसकी क्रय शक्ति, क्रय क्षमता कम हो गई है भाइयों। क्लियर हो गया? ये भी ठीक है। तो मुद्रास्फीति आपको समझ में आ गई होगी। मुद्रा प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाव, या मुद्रास्फीति जहां पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब ये प्रसार शब्द क्यों है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, आप ये जानते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज अधिक मात्रा में होती है तो उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है। तो जब मुद्रा फैल रही है, प्रसार हो रहा है, यानी मात्रा बढ़ रही है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं मुद्रास्फीति के कारण। इसको टाइप्स भी बोल देते हैं, प्रकार भी बोल देते हैं, कारण भी बोल देते हैं, प्रकार भी बोल देते हैं। पहले मुद्रास्फीति जो होती है वो होती है मांग जनित स्फीति। मांग जनित स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहली होती है मांग जनित स्फीति। दूसरी होती है, पहली मांग जनित इन्फ्लेशन यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, इसका मतलब क्या है? जो मांग के द्वारा, मांग बढ़ने से जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा का मूल्य कम होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वो मांग जनित स्फीति कहलाती है। थोड़ा और क्लियर करेंगे अभी हम। दूसरी होती है लागत जनित। स्फीति, इसमें लागत का मतलब हो गया कॉस्ट। बस याद रखना, वैसे तो कह सकते हो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लेकिन हकीकत में जो है ये है कॉस्ट पुश है। वहां पुल है, यहां पुश है। इंग्लिश में कॉस्ट पुल हो, डिमांड पुल होता है और कॉस्ट पुश होता है, लेकिन चल जाता है इतना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया, स्फीति का मतलब है वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना। मोटे तौर पर समझ के चलते हैं, महंगाई बढ़ जाना। अब उसके 2 कारण हो गए, इनसे अलग भी कुछ कारण होते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ करेंसी। एक्सेस ऑफ करेंसी या टू मच करेंसी, यानी कि जब हम ज्यादा करेंसी छापते हैं, ज्यादा नोट छापते हैं, तो भी बन सकती है। कुछ विदेशी कारण भी हो सकते हैं, बाह्य कारण भी हो सकते हैं, उन पर भी आएंगे हम अभी थोड़ा सा। पहले ये 2 महत्वपूर्ण है, इनको समझिए। मांग जनित स्फीति क्या होती है? भाई आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति के बैलेंस के द्वारा ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अगर मांग बढ़ती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ता है, और पूर्ति बढ़ती है तो वस्तु का मूल्य घटता है। उदाहरण समझते हैं। सपोज कीजिए, मान लिया कोई वस्तु है, कोई भी ले लेते हैं, ये पेन है मान लिया हमारे पास। इस पेन की कीमत मान लिया 100 रुपए है, एक पेन 100 रुपए का है, ठीक है। और इसकी डिमांड बन रही है 50 पेन की डिमांड है। 100 रुपए में पेन बेच रहे थे दुकानदार, क्योंकि वो उतना ही मंगा रहे थे। अचानक से कोई खबर आ गई कि भैया ये पेन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत सारे लोग मांगने लगे। तो अब 50 पेन की जगह 500 की डिमांड हो गई।
तो दुकानदार क्या करेंगे, फायदा उठा लो, अभी वो 110 में बेचना शुरू कर देंगे इसको। वस्तु का मूल्य बढ़ गया। क्या हुआ भाई, वस्तु का मूल्य बढ़ गया क्योंकि मांग बढ़ी। उदाहरण एक समझिए, ये मांग किसी भी कारण से बढ़ सकती है। जब शादियों का सीजन होता है तो शादियों के सीजन के दौरान ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग शादियों में होता है उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मिठाई बनाने के लिए मावा, कीमत बढ़ जाएगी भाई। क्लियर, समझते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो पहला होता मांग जनित स्फीति। जब मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो इसको बोलते हैं मांग जनित स्फीति, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है लागत जनित। लागत यानी कॉस्ट। मान लिया कच्चा माल महंगा हो गया, या फिर परिवहन महंगा हो गया, या कोई और कारण हो गया, मजदूरी महंगी हो गई। तो सपोज कीजिए इसी पेन की बात करते हैं जो हमें 100 रुपए में मिल रहा था, तो जो इसको बना रहे था उसको ये मान लिया 80 रुपए में पड़ रहा था। 80 रुपए लागत आ रही थी, वो 100 रुपए में हम तक पहुंचा रहा था, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब लगाकर अपना लाभ भी ले रहा था। अब क्या हुआ कि इसकी कच्चे माल बढ़ गया, थोड़ी मजदूरी बढ़ गई, तो ये 95 रुपए इसकी लागत आने लगी। तो अब ये क्या 100 में देगा, क्योंकि इसकी लागत बढ़ गई है, तो ये भी मूल्य बढ़ा देगा, ये सीधा 125 कर देगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं लागत जनित स्फीति। ये भी क्लियर हो गया भाई। एक और भाई, अब हमने बताया कि ज्यादा करेंसी जब छापी जाती है तो उससे भी क्या होता है, मुद्रा स्फीति बन जाती है। अगर बहुत ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो उससे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। और चौथा बताया विदेशी कारण भी होता है। दो देशों में युद्ध चल गया, जैसे एक उदाहरण खाड़ी युद्ध हुआ था, पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, दूसरी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ गई। अभी मान लिया ईरान और अमेरिका की बात करें, ईरान और अमेरिका में तनाव हुआ था। अगर बाई चांस वो युद्ध शुरू हो जाता तो उस समय ऐसी स्थिति में, क्योंकि खाड़ी देश है तो वहां से तेल की सप्लाई हो रही है, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाती, और पेट्रोलियम की कीमत पूरे वर्ल्ड में बढ़ती भाई। नतीजा ये होता दूसरी चीजों की भी कीमत बढ़ जाती। तो विदेशों के कारण भी देश में स्फीति की स्थिति हो सकती है, मुद्रा स्फीति हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है। क्लियर हुआ? अब मुद्रा स्फीति के कारण समझ में आ गया आपको। मुद्रा स्फीति के प्रभाव की बात करें तो प्रभाव क्या होता है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव जो होता है, ऐसे व्यक्ति कुछ अलग अलग चीजों पर जहां से सवाल बन सकते हैं, हम उन्हीं को बता रहे हैं। पहला प्रभाव पड़ता है नियत आय वाले लोगों पर। ऐसे व्यक्ति जिनकी फिक्स इनकम है, तो ऐसे व्यक्तियों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सर, मान लिया एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 20,000 रुपए, मासिक इनकम 20,000 रुपए है। अब वो क्या करता है, वो जब अपना घर का खर्च करता है तो उसको 15,000 रुपए खर्च होते हैं, 5,000 रुपए की बचत हो जाती है। 15,000 रुपए खर्च करता है, 5,000 की बचत हो जाती है। लेकिन उसकी इनकम फिक्स है, मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रास्फीति होगी सिर्फ 10%। 10% में 1,500 रुपए और बढ़ गया, 16,500 रुपए खर्च होने लगे। अब उतना ही सामान खरीदने के लिए उसे 16,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जब 16,500 खर्च करेगा तो उसकी बचत कम हो गई, यानी उसको नुकसान हुआ। तो नियत आय वाले व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति जिनकी फिक्स इनकम है, उनको मुद्रास्फीति में नुकसान होता भाई। ठीक है। दूसरा किस पर बनता है कि सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको मुद्रास्फीति में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरकार के मामले में न्यूट्रल होगी तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में, अभी अपने ही देश की बात करते हैं, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो गवर्नमेंट को क्या क्या झेलना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं आवश्यक वस्तुएं या अति आवश्यक वस्तुएं जो हर किसी के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उन पर एक सब्सिडी देती है। सभी जानते हैं सब्सिडी। जैसे उदाहरण बता देते हैं हम। उदाहरण है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर सब्सिडी वाला भी होता है, बगैर सब्सिडी वाला भी होता है। दूसरा है आपके जैसे कोटे या राशन में जो अनाज वगैरह मिलता है, ये सब्सिडी तो होती है।
तो होता क्या है कि मान लिया गैस सिलेंडर की कीमत है 800 रुपए, गवर्नमेंट को 800 रुपए में सिलेंडर पड़ रहा है, अगर आप बिना सब्सिडी लेंगे आपको भी 800 रुपए में पड़ रहा, मान लिया। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि आप सिलेंडर यूज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको 600 रुपए में वो प्रोवाइड कराएगी। यानी एक सिलेंडर पर 200 रुपए गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च कर रही है। सब्सिडी का मतलब यही होता है कि 800 रुपए की चीज को 600 रुपए में गवर्नमेंट दे रही है। तो ये 200 रुपए एक सिलेंडर पर गवर्नमेंट को वहन करने पड़ रहे हैं, खर्च करने पड़ रहे हैं अपनी जेब से। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन होने से, मुद्रास्फीति होने से 800 का सिलेंडर 900 रुपए में मिलने लगा। अब गवर्नमेंट क्योंकि गरीब लोगों के लिए इसको नहीं बढ़ा सकती, तो 900 के लिए वाले को भी वो 600 में बेचेगी। पहले उसे एक सिलेंडर पर 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब गवर्नमेंट को 300 रुपए खर्च सहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। गेहूं की कीमत की बात करें, गेहूं की कीमत मान लिया अभी 20 रुपए किलो है, मान लिया, और गवर्नमेंट राशन पर मान लिया उसको 3 रुपए किलो में प्रोवाइड करा रही है, तो 17 रुपए अपनी जेब से दे रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक वस्तु है। ठीक है, तो 20 रुपए के सामान को लोगों तक, गरीब लोगों तक, दुर्बल आय वर्ग वालों को या गरीबी रेखा से नीचे वालों को 3 रुपए प्रति किलो पर गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। अभी गेहूं की कीमत बढ़कर 25 हो गई, गवर्नमेंट अभी भी उसको कितने पर देगी, 3 में देगी। कितने का नुकसान हो रहा है, पहले 17 गवर्नमेंट झेल रही थी, अब कितना झेलना पड़ रहा है, 22 रुपए झेलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति में गवर्नमेंट को नुकसान होता है। एक सवाल और बहुत अच्छा बनता है, मुद्रास्फीति में किसको फायदा होता है? तो याद रखना, मुद्रास्फीति में ऋणी यानी कि देनदार यानी कि कर्जदार को फायदा होता है। जिसने किसी से कर्ज लिया है मुद्रास्फीति में उसको फायदा होता है, और जिसने कर्ज दे रखा है उसको नुकसान होता है। कैसे? ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए कर्ज के रूप में। ए नाम के व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बी को दिए, 4 साल बाद बी ए को 1 लाख लौटाए, तो इसका मतलब ए को तो नुकसान हो गया, क्योंकि 4 साल बाद वो इतना सामान 1 लाख रुपए में नहीं खरीद सकता जितना आज खरीद सकता है। इसलिए किसको नुकसान हुआ? ए को। फायदा किसको हुआ? बी को, क्योंकि इस दौरान महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति होगी। तो मुद्रास्फीति में किसको फायदा होता? ऋणी को, देनदार को या कर्जदार को। याद रखना, ऋणी को देनदार बोलते, लेनदार नहीं बोलते। लेनदार उसको बोलते जिसने कर्ज दिया है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है भाइयों को। ठीक है भाई, चले आगे। मुद्रास्फीति क्लियर होगी, किसको फायदा होता है, कारण क्या होते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। पहला उपाय देखिए, अभी हमने बताया, आप सोचिए कि मांग जनित, जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई होगी, पूर्ति कम है क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी है। तो ऐसी स्थिति में पहला उपाय है पूर्ति को बढ़ाना, सप्लाई को। मांग जनित स्थिति में सप्लाई बढ़ाकर आप स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस सप्लाई कैसे बढ़ाई जाएगी? या तो वस्तु को आयात करो विदेशों से, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाइए। शॉर्ट टर्म में अगर करना है तो हमें आयात करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी प्याज की बात कर लेते हैं, दाल की बात कर लेते हैं, मसाले की बात कर लेते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं। मान लिया प्याज है, प्याज की देश में शॉर्टेज हो गई, कमी आ गई, तो प्याज की कीमत बढ़ने लगेगी। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी? कीमत को डाउन लाने के लिए दूसरे देशों से प्याज आयात कर लेगी, या फिर अपने देश में अगले साल के लिए, 2 साल 4 साल बाद के लिए प्याज का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो शॉर्ट टर्म में आयात और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन बढ़ाना। तो पूर्ति को बढ़ाना ही के द्वारा, पूर्ति को बढ़ाकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, मांग जनित को। दूसरी थी, हमने बताया लागत जनित। लागत जनित जहां पर वस्तु की जो लागत है, कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसमें वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स में छूट देकर उस पर कंट्रोल कर सकती है। टैक्स में छूट, अगर गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई? कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो वस्तु सस्ती हो जाएगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। तीसरी एक और चीज होती है, अभी हमने बताया, जब बहुत ज्यादा रुपए जारी होते हैं,
बहुत ज्यादा रुपए प्रिंट होते हैं तो गवर्नमेंट सीधा सा है उसको कम करके भी कर देगी काम। एक और तरीका होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट जो है बैंक दर में वृद्धि, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। कैसे हो गया यह? बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सभी में अगर वृद्धि करते हैं तो होता क्या है? मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी बैंक दरों में वृद्धि की जाती है तो उससे भी मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। कैसे होता है? यानी कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है भाइयों तो सीधा सा गवर्नमेंट एक फंडा अपनाएगी कि लोगों के हाथ में जब पैसा ज्यादा है तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, डिमांड बनेगी तो महंगाई बनेगी, तो लोगों के हाथ से पैसा निकालकर बैंकों में पहुंचा दिया जाए। तो अगर बैंक दर में महंगी होती है तो पहली बात, जो हम ब्याज जमा करेंगे, जो पैसा जमा करेंगे, जमा पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। जब हमें जमा पर ज्यादा ब्याज मिलेगा तो हम और ज्यादा प्रेरित होंगे और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की, बैंक में और ज्यादा पैसा सेविंग करने की। पहली चीज तो ये पड़ेगी। दूसरा एक और प्रभाव पड़ता है भाइयों, जमा पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। दूसरा, लोन महंगा हो जाएगा, लोन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, लोन महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा होगा तो हम सोचेंगे कि भाई अगर हमको मान लिया कार लेनी है तो कार जो है 10 लाख की कार थी, ब्याज मिलाकर 11.5 लाख बैठ रही थी। ब्याज महंगा होने से वो 50,000 और महंगी हो गई, 1 लाख और महंगी हो गई, तो लोग सोचेंगे कि अभी रहने देते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा इंसान। तो नतीजा क्या होगा? वस्तुओं की मांग कम होगी और मांग कम होगी तो भैया मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो बैंक दर में वृद्धि भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। इसके बाद एक और आ जाता है, मुद्रास्फीति के बाद उल्टा होता मुद्रा अविस्फीति। या मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन उल्टा है। उसमें वस्तुएं महंगी हो रही थी, सेवाएं महंगी हो रही थी, यहां पर वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए और कुछ नहीं पकड़ना। मुद्रा अविस्फीति में उल्टा होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य कम होता है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, क्रय शक्ति बढ़ती है, वस्तुओं का मूल्य कम होता है। उल्टा हो गया, अविस्फीति बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना भाइयों कि अर्थशास्त्र की दृष्टि में इसको हम नॉर्मल वे में कहेंगे मंदी। वो महंगाई थी, ये मंदी है। तो भाई जी याद रखना, अर्थशास्त्र की दृष्टि में मुद्रास्फीति बुरी है लेकिन अविस्फीति विनाशकारी है। अर्थशास्त्री जितना मुद्रास्फीति से डरते हैं उससे कहीं ज्यादा मंदी से डरते हैं। याद रखना, देश की तरक्की के लिए मुद्रास्फीति थोड़ा बहुत जरूरी है। 2 से 3% की जो मुद्रास्फीति होती है अच्छी मानी जाती है। इससे ज्यादा होगी तो पब्लिक को परेशानी होने लगेगी। 4%, 6%, 8%, 10%, 10% पर सरकार भी बदल जाती है, ये जानते होंगे आप। लेकिन अगर ये माइनस में आनी शुरू हो जाए, यानी कि मंदी आनी शुरू हो जाए, तो देश तबाह हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखना, मुद्रास्फीति बुरी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुरी है मंदी। महंगाई बुरी है लेकिन मंदी उससे ज्यादा बुरी है। एक बात और, अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति है उसका निर्धारण पहले होता था WPI के द्वारा, अभी जो होता है वो होता है CPI के द्वारा। पहले WPI के द्वारा होता, अभी किससे द्वारा होता? CPI के द्वारा। अब ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है,
और इसका मतलब है, सी का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब जानते ही हो गया आप, थोक मूल्य सूचकांक। हिंदी में बोलते हैं इसको थोक मूल्य सूचकांक। ऊपर सूचकांक लिख रहा हूं मैं। तो पहले भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किसका निर्धारण होता था? मुद्रास्फीति का निर्धारण होता था। 2014 के बाद ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होने लगा है। अब कौन सा भैया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी भी दोनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए अब कौन सा प्रयोग होता जाता है, ये इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इन दोनों में एक अंतर है, जो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होता था, क्योंकि थोक मूल्य समझते हैं कि भाई मेन मार्केट का जो मूल्य है वो थोक होता है, रिटेल तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए कुछ इसके फायदे हैं, कुछ इसके फायदे हैं। तो अभी ज्यादातर दोनों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। पूछा जाएगा तो ये लगाना आपको। थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया गया था, याद रखना, सिर्फ वस्तुओं के मूल्य की बात करते थे। इसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल थी, सेवाओं का मूल्य कोई शामिल नहीं था। आजकल वस्तु के साथ सेवा भी शामिल हो रही है। सीपीआई में सेवाओं का मूल्य भी शामिल किया जाता है इसके निर्धारण में। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया ये भी। इसमें वस्तुएं, इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों। इसमें लगभग 675 के करीब वस्तुएं शामिल थी, अभी 270 के आसपास वस्तुएं और बाकी सेवा वगैरह का मूल्य निर्धारित होता है। ओके, इसके लिए आधार वर्ष बदलता रहता है, कभी 2012, अभी आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। इसके बाद एक और चीज आती है भाई, हमारा यहां पर यह क्लियर हो गया कि भाई हमने इसका निर्धारण कैसे होता है, मुद्रास्फीति का। इसके बाद आता है एक शब्द स्टैगफ्लेशन। इसे इंग्लिश और हिंदी में स्टैगफ्लेशन ही याद रखना आपको। हिंदी मीडियम वालों को भी स्टैगफ्लेशन, इंग्लिश मीडियम में स्टैगफ्लेशन नाम है ही है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए भाई, क्या होता है कि जब वस्तुएं महंगी होती है, जनरली वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, महंगाई चल रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जनरली ये कंडीशन होती है। लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था में उल्टी गतियां देखने को मिलती हैं, कुछ चीजें एक दूसरे से विपरीत देखने को मिलती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि भाई महंगाई भी चल रही है और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी चल रही है। ये उल्टी कंडीशन है, याद रखना, इसलिए महत्वपूर्ण है। जनरली मंदी में बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है महंगाई भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो महंगाई के साथ साथ अगर बेरोजगारी भी बढ़े तो देश के लिए खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी जब एक साथ देखने को मिलती है तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है भाई। क्लियर होगा भाई? तो ये हमने आपको मुद्रास्फीति के बारे में बताया। देखिए भाइयों, हमने आपको जो मुद्रास्फीति के बारे में या मुद्रा अवमूल्यन के बारे में या विमुद्रीकरण के बारे में बताया, हमने आपको जीके के हिसाब से बताया भाई। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा आपको और गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मान लिया आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, टीचर के लिए आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो फिर इन चीज़ों को थोड़ा और गहराई से पढ़ना पड़ता है। लेकिन जीके के लिए इतना काफ़ी होता है जितना हम बताकर चल रहे हैं। ठीक है भाई, मैं फिर आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि हमारी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इकोनॉमिक्स को आप रट नहीं सकते भाई, इकोनॉमिक्स को समझकर ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रटा हुआ कुछ दिन बाद क्लीन हो जाता है भाई, इसलिए आपको समझना है। ठीक है भाई, तो ये आज का टॉपिक था इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। अगली वीडियो में भाई आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।